हेलो गाइज़, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो है जून 2021 की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। और आज हम जो है पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हम जो है नेक्स्ट जो आगे की न्यूज़ है उसको कवर करने वाले हैं। ये जो मैगज़ीन है ये 2 महीने का जो करंट अफेयर्स हुआ है, यानी कि अप्रैल और मई, क्योंकि ये मैगज़ीन जो है मतलब जून का ये जो बताते हैं तो 1 महीने पहले की मैगज़ीन निकाली जाती है। हालाँकि इसमें जो करंट अफेयर्स होता है वो पिछले महीने का होता है, ठीक है। तो इसमें अप्रैल और मई के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो इस मैगज़ीन के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और मैगज़ीन को मैंने कई बार बताया, आज मैं फिर बताना चाहूँगी कि हम जितना भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं, तो उसका ही जो कंपाइलेशन होता है इंपॉर्टेंट चीज़ों का, वही इस मैगज़ीन में है। तो इस मैगज़ीन को पढ़ना काफ़ी इसलिए फ़ायदेमंद रहता है कि कुछ चीज़ें जो हमसे छूट जाती है वो मैगज़ीन जो है वो कवर कर लेती है, ठीक है। तो ये मैगज़ीन जो है एक क्या है कि कहते हैं ना कि एक तो हम 80-90 पेज पढ़े हैं, और एक जो है इसमें कम पेजेस के अंदर जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से कंपाइल किया हुआ रहता है। जितना हम जो है लिखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम इस मैगज़ीन को पढ़ लें। तो इसीलिए इस मैगज़ीन को पढ़ना चाहिए, और इस मैगज़ीन के लिए मैं कहूँगी कि आपको इस मैगज़ीन को ख़रीद लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है सभी तरीके के जो मैगज़ीन्स वगैरह होती है उनके PDF वगैरह होते हैं, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IAS, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके काम की सभी चीज़ें जो है वो अवेलेबल कराई जाती है। RS से रिलेटेड हमारी जितने भी बुक्स हैं और जितने मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, उन सभी के PDF वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपकी अन्य कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम जो है इस मैगज़ीन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें जो है सबसे पहला जो है वो है अद्यतन सामान्य ज्ञान, और इसमें हमको पढ़ना है निर्वाचन और नियुक्तियाँ। आप सभी जानते हैं कि जब हम मैगज़ीन पुरानी पढ़ते थे तो उसमें सबसे पहले होता था नेशनल न्यूज़, फिर इंटरनेशनल न्यूज़, फिर हमारा स्टेट न्यूज़। इस बार क्या है, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। तो इस बार क्या है, नियुक्तियाँ जो है वो सबसे पहले दी गई हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं जो है रिवर्स पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा ही इसमें दिया गया है। तो अब देखिए, सबसे पहली जो नियुक्ति है वो किसके लिए है। सबसे पहला है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, जिनका नाम है प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है। अब ये न्यूज़ हमको पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो देखिए RPSC में तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन RS के अंदर तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है RPSC के जो अदर एग्जाम्स हो उसमें पूछ लिया जाए, या फिर जो कोई लोग SSC बैंक की तैयारी कर रहे हो वहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने ये पढ़ा होगा CAPF क्या होता है, ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसके बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें कितने सारे जो हैं सर्विसेज जो है वो आती है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड जानते हैं तो वो चीज़ क्या है, काफ़ी अच्छे से हमको जो है याद हो जाती है। तो देखिए, CAPF जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसमें 7 फोर्सेस आती है टोटल। पहली है इसमें जैसे असम राइफल्स, ये आप देख सकते हैं। फिर है BSF, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए, असम राइफल्स होती है वो कहाँ काम करती है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ठीक है, जहाँ पर ये असम, मेघालय और नागालैंड, ये जो बॉर्डर है, जहाँ पे म्यांमार वाला जो बॉर्डर है, वहाँ पर ये जो है ये फोर्सेस काम करती है। BSF जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये आपके पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे काम करती है। फिर आपका आता है CISF, फिर आपका CRPF, फिर है ITBP। ITBP क्या है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स है। फिर है NSG, और फिर होता है SSB, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। ये जो है आपका नेपाल भूटान के तरफ जो है इसको कार्यरत कराया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो फोर्सेज है, इसमें जो 5 फोर्सेज है वो आपके बॉर्डर फोर्सेज ही होती हैं, ठीक है, बॉर्डर पे जो कार्य करती हैं। अब इनका मेन काम क्या होता है, तो देखिए, जो 5 मैंने आपको बताई वो तो क्या है, बॉर्डर, यानी भारत के बॉर्डर जिन जिन देशों के साथ लग रहे हैं वहाँ पर जो हमारी सीमा के ऊपर जो जवान लगे हुए हैं वो आपको असम राइफल्स के, ITBP के, BSF के, ठीक है, ये लोग आपको दिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जैसे CRPF, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, ठीक है। तो इसके जो जवान हैं वो आपको, हाँ, वो आपको मिलेंगे। वो किस रूप में कार्य करते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी, उसके लिए जो है, यानी कि आंतरिक सुरक्षा का जो भी कार्य है वो CRPF के जवानों को दिया जाता है। फिर हम देखते हैं CISF, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये आपने देखा होगा, जब भी एयरपोर्ट वगैरह पे हम जाते हैं तो वहाँ CISF के जवान आपको मिलेंगे। फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि NSGs। ये जो है टेररिज्म, उसके अगेंस्ट में जो है ये लोग कार्य करते हैं। और
चार जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो मैंने आपको बताई दी थी, BSF, ITBP, SSB और असम राइफल्स। तो ये जो है 7 फोर्सेज हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आप RS का जब पेपर देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें कि हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी जो है, आंतरिक सुरक्षा, वो हमको पढ़ना है। UPSC RPSC दोनों के अंदर ये चीज़ है, तो इसीलिए हमको थोड़ा बेसिक जो है इसके बारे में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में, कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेज है जिसके लिए कार्य करती है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये न्यूज़ जो है काफ़ी जो है अच्छे से याद हो जाएगी कि प्रदीप चंद्र नायर जो है उनको जो है असम राइफल्स का नया महानिदेशक बनाया गया है। उनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या पहले जॉब में थे, क्या थे क्या नहीं थे, बस हाँ इतना पता होना चाहिए कि ये न्यू अपॉइंटमेंट इनका है। असम राइफल्स के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जिनको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये जो है देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। ठीक है, 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया था। इसका मुख्यालय जो है शिलोंग, मेघालय के अंदर है, और इस बल के कंधों पर पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्वोत्तर जो भारत है उसका आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत और दूसरा हमारा क्या है, म्यांमार की जो सीमा है वहाँ जो है भारत की सुरक्षा का दायित्व है। ठीक है, आपने सुना होगा कि स्मगलिंग होती है, इलीगल जो है रिफ्यूजीज़ आते हैं, तो उन सब के लिए सीमा की जो रक्षा है वो कौन करता है, तो ये जो है यहाँ पर असम राइफल्स के द्वारा ही ये कार्य जो है वो किया जाता है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी के रूप में भी जाना जाता है। यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्य करने और विकास कार्यों में मदद करने सहित सुविधाएं या विविध भूमिकाएं भी जो है वो निभाता है। तो असम राइफल्स के बारे में आपको पता रहेगा। इसके साथ ही हमने BSF और NSG इन सब के बारे में भी पढ़ा है, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो है सुबोध कुमार जायसवाल की, जिनको कि CBI के नए निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में बनाया गया है। ये मैंने आपको, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीडियो, उसमें भी मैंने आपको बता दिया था। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। CBI जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नामक एजेंसी है। इसको दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके द्वारा जो है इसको पावर्स मिले हुए हैं। ठीक है, इसके पावर्स जो हैं वो DPSC एक्ट के द्वारा जो है मिले हुए हैं। ये कार्य क्या करता है, तो देखिए CBI जो है पहले इसका कार्य हुआ करता था जैसे कि एंटी करप्शन, ठीक है, इस तरीके के जो केसेस होते हैं उसके अंदर ये कार्य करता था। आजकल जो है इसको हर तरीके के कार्य में लगाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई किडनैपिंग हो गई या फिर कोई थोड़ा अच्छे लेवल का जो भी केस होता है किसी भी स्टेट में, वहाँ पर भी CBI जांच की मांग करवाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत वाले में भी कहा गया था कि CBI जांच जो है वो इसकी करवाई जाए। तो ये चीज़ है। अब देखिए, इसके अंदर जो है जो कार्यकाल होता है वो जो है 2 साल का फिक्स किया गया है। टेन्योर जो है CBI का डायरेक्टर का वो 2 साल का होता है। ठीक है, अब जो है इसमें इसका जो चयन होता है वो एक पूरी कमेटी के द्वारा किया जाता है। उस कमेटी के अंदर जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति जो होती है वो इसका चयन करती है। और समिति के अन्य सदस्यों में कौन कौन होता है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी कौन है, NV रमन्ना है। और लोकसभा के विपक्ष के जो नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, अभी कौन है, अधीर रंजन चौधरी। इन्होंने जो है मिलकर के इसका अपॉइंटमेंट किया है। ठीक है, अब इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है क्या IPS रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ये जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे कि CBI के डायरेक्टर के रूप में किसको चुना गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को। नाम पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। जब हम RS की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो RS में जब अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो एक तो जो भी आपके संवैधानिक संस्थाएँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि NHRC हो गया और आपका अदर बॉडीज़ हो गया, तो इनके जो आपके हेड होते हैं अगर उनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है तो उनके लिए वो पूछ लेता है। ठीक है, जैसे एक बार मुझे याद है 2013 में क्वेश्चन आया था लोकायुक्त के ऊपर, राजस्थान के लोकायुक्त के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है अभी वर्तमान में। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान स्टेट इनोवेशन काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो नियुक्तियों के ऊपर RPSC भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमको इन नियुक्तियों को ठीक से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राजेश बंसल जो है उनको रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए CEO के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या है, इनोवेशन का मतलब आप समझते ही हैं, किसी नई चीज़ को क्रिएट करना, वही इनोवेशन होता है। ठीक है, तो ये जो इनोवेशन हब है ये क्या क्या करता है, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, जो नवोन्मेषक होते हैं, उनके साथ जुड़ाव की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा विकास करने का जो है वो कार्य करता है। फिनटेक के लिए जो अनुसंधान है उसको भी ये प्रोवाइड कराता है। तो इसका अभी जो नई CEO है उसको कौन है, किसको नियुक्त किया है, राजेश बंसल को। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं
आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है टी रविशंकर। अब जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से इसको याद रखिएगा, या फिर जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस तरीके के जो नियुक्तियां हैं वो याद रखेंगे कि टी रविशंकर को जो है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है उनको चुना है। अब ये कहाँ से आए हैं वो छोड़िए आप, वो कोई नहीं पूछेगा। अब देखिए इनमें जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य जो 3 डिप्टी गवर्नर हैं उनमें है माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव, और ये चौथे अभी इनको बनाया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है संयुक्त राष्ट्र के 3 प्रमुख निकायों में भारत का चुनाव। इसमें देखिए कि जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस है, ये हमारे जो है कोर्स के अंदर हमारे कोर्स का पार्ट है। इसको हमको आईआर के अंदर जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है, आरएस के सिलेबस में, मेंस सिलेबस में। तो यहाँ देख लेते हैं कि भारत को जो है कौन कौन सी संस्थाओं में, संयुक्त राष्ट्र की कौन कौन से संस्थाओं में जो है भारत को नियुक्ति अभी मिली है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगी कि एक बार हम जो है संयुक्त राष्ट्र के बारे में ही कुछ जान लेते हैं, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो सबसे पहले आप देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, इसको जो है अक्टूबर 1945 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और ये शांति स्थापित करने के लिए जो इसको जो है स्थापित किया गया था। और इसके अंदर जो है 193 देश जो है वो अभी तक इसके जो है मेंबर हैं। इसके अंदर जो है 6 बॉडीज़ हैं जो इसके लिए कार्य करती हैं, मतलब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर में 6 बॉडीज़ हैं। कौन कौन सी हैं 6 बॉडीज़? तो देखिए पहली तो है जनरल असेंबली, ठीक है, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस काउंसिल, फिर है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर आपका एक आता है यूएन का सेक्रेटेरिएट, और एक लास्ट जो इसमें आता है वो आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। और यस, तो ये इसके जो हैं 6 इसके ऑर्गन्स होते हैं। उसके अलावा जो है इसके कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि यूएन की जो है कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है, जिसके अंदर आप कई सारे नाम ऑलरेडी जानते होंगे, जैसे कि यूनेस्को है, ठीक है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, ठीक है, WMO है यानी कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसके अलावा ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। तो इस तरीके से जो है इसके कई सारे जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं। अब देखिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी या सबसे महत्वपूर्ण बॉडी कौन सी है, तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जो होते हैं उसके अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो है वो इसके परमानेंट सदस्य हैं, और उनके पास में बेतहाशा कहते हैं ना पावर्स हैं, वो किसी भी चीज़ को वीटो कर सकते हैं, ठीक है। तो उन 5 मेंबर्स में कौन कौन है, तो एक तो है आपका UK यानी यूनाइटेड किंगडम, एक है आपका USA यानी कि अमेरिका, तीसरा आपका आता है फ्रांस, फिर है आपका रशिया, और फिर है आपका चाइना, ठीक है। ये चाइना सिक्योरिटी काउंसिल में है, इसीलिए भारत से संबंधित कोई भी चीज़ होती है उसको पास कराने में हमको दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें सब में अगर किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो वो जो बिल है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। उसके अलावा जो 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको 2 साल के लिए जो है वो चुना जाता है, और भारत कई बार जो है इसके अंदर 2 साल के लिए नॉमिनेट हो चुका है। जो जनरल असेंबली है वो अधिकतर डिसीजन लेती है, और जनरल असेंबली के द्वारा ही अपना एक चेयरमैन जो है वो बनाया जाता है हर साल के लिए, ठीक है। तो वो आप बताएंगे कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसका भी डायरेक्टर जनरल जो है वो किसे बनाया गया है, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अब देखते हैं कि इस न्यूज़ में क्या दे रखा है। तो देखिए भारत को संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर 3 महत्वपूर्ण निकायों में सदस्य के रूप में जो है वो चुना गया है। कौन कौन से 3 निकाय हैं, तो पहला तो है इकोसॉक यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका जो है मेंबर इसको बनाया गया है, अस्थायी सदस्य बनाया गया है। दूसरा है आपका PCJ यानी कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, और चौथा है आपका UN विमेन का कार्यकारी बोर्ड और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कार्यकारी बोर्ड के अंदर जो है वो भारत को शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से किनका जो है भारत को अभी सदस्य नियुक्त किया गया है, तो 4 ऑप्शन देगा और उसमें से एक गलत दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस में भारत को अभी नियुक्ति दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या रोल है। तो देखो यह जो आयोग है अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख नीति निर्माण कार्य के रूप में कार्य करता है। इसमें कुल 40 सदस्य हैं और इन्हें इकोसॉक द्वारा जो है वो चुना जाता है। अदर सदस्य कौन कौन से हैं उनको छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए।
फिर है यूएन विमेन, भारत को संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था के कार्यकारी बोर्ड में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है अनुमोदन के द्वारा निर्वाचित किया गया है। और इसके अंदर और कौन कौन है उसको छोड़ देंगे। और इसके अंदर देखिए यूएन विमेन मुख्य तौर पर महिलाओं की रक्षा और सशक्तिकरण के कार्यक्रम जो है वो आयोजित करवाता है। इसके अंदर जो है कुल 41 सदस्य होते हैं, जिसके के अंदर भारत भी अभी शामिल हुआ है। फिर आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, भारत जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड में निर्वाचित हुआ है। उसका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। और इस बोर्ड के अंदर कौन कौन है उनको छोड़िए। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य शाखा सहित है, खाद्य शाखा का सहायता शाखा है, जो वैश्विक स्तर पर भुखमरी की समस्या को लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो कार्य है, कार्यकारी बोर्ड है, उसका जो कार्य है उसका जो है उसका सर्वोच्च शासी निकाय है। और यह बोर्ड WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम की गतिविधियों को अंतर सरकारी समर्थन, नीति निर्देशन और पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं। इसमें कुल जो है वो 36 देश जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। ये है आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाही जो अध्यक्ष हैं उनके रूप में न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस प्रफुल्ल चंद पंत जो है उनको नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे तो देखिए इससे पहले जो HL दत्तू थे उनका कार्यकाल अभी पूर्ण हो गया है, उनका स्थान जो है अभी इन्होंने लिया है। तो सबसे पहली चीज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसको आपको अच्छे से ही पता होना चाहिए। तो देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये जो है जो जितने मानवाधिकार के केसेस होते हैं उनके लिए ये कार्य करता है। और इसको जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधानेतर ये एक निकाय है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है, जैसे कि एक RPSC में क्वेश्चन था कि कई सारी बॉडीज़ दे रखी थी और आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा संवैधानिक है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो NHRC जो है ये एक संविधानेतर यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको जो है आपके 1993 के जो एक्ट है उसके द्वारा इसको बनाया गया है और उस एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। इसके द्वारा जो है इसको बनाया गया है, इसको स्थापित किया गया है। अब देखिए इसमें जो होता है, एक जो होता है इसका चेयरमैन होता है, प्लस इसमें 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और 4 ही इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो हम समझते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वो आपका उपराष्ट्रपति ही होता है, उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। उसी प्रकार से 4 इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। वो एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होते हैं, तो पहला तो आपका होता है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, यानी कि अल्पसंख्यक जो निकाय है, अल्पसंख्यक निकाय का जो अध्यक्ष होता है चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटीज़, वो इसका ऑटोमेटिकली ही जो होता है वो इसका सदस्य होता है, ठीक है। उसके अलावा जो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SCs है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो नेशनल कमीशन है उसका जो अध्यक्ष होता है वो भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। उसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब का जो अध्यक्ष होता है वो भी इसका मेंबर होता है। और फिर जो महिलाओं के लिए नेशनल कमीशन बनाया है, वुमेन कमीशन, उसका जो अध्यक्ष होता है वो भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो अध्यक्ष होता है यानी कि जो चेयरमैन होता है किसका, NHRC का, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज होना चाहिए, ठीक है। वही इसका जो है वो अध्यक्ष बनता है। अब देखिए जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कैसे करते हैं ये लोग, चेयरमैन की और जो अदर मेंबर्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर जो है RPSC में या UPSC में क्वेश्चन आ सकता है। चेयरमैन को या फिर जो अन्य जो सदस्य हैं, जो मैंने 4 सदस्य बनाए, उनकी नियुक्ति जो है वो किस प्रकार से होती है। तो अपॉइंटमेंट के लिए इसमें होती है कमेटी। उस कमेटी के अंदर जो होते हैं वो 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, तो पहला तो होता है प्राइम मिनिस्टर खुद, दूसरा होता है लोकसभा का स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर जो आपका राज्यसभा है उसका डेप्यूटी स्पीकर, ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, उसका डेप्यूटी स्पीकर, फिर होता है होम मिनिस्टर, और फिर एक होता है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, किसमें, एक लोकसभा का और एक राज्यसभा का, दोनों के लीडर ऑफ अपोजिशन। तो 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग इसके अंदर जो होते हैं, इस कमेटी के अंदर होते हैं, वो जो है इनके मेंबर्स को नियुक्त करते हैं। इस NHRC का कार्य क्या होता है, तो देखिए कार्य बड़ा ही सिंपल है कि जब भी कहीं पर ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस होते हैं तो आप व्यक्ति जो होता है वो यहाँ पर कंप्लेन कर सकता है, या फिर ये खुद भी जो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुओ मोटो का मतलब होता है स्वयं प्रेरणा प्रसंज्ञान भी जो है NHRC ले सकता है, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख कार्य है।
नेक्स्ट हम देखते हैं रॉ प्रमुख और आईबी प्रमुख के कार्यकाल में 1 वर्ष की जो है वो वृद्धि की गई है। तो रॉ के बारे में हम जानते हैं, ये हमारा एक सीक्रेट जो विंग है जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसके जो प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल और खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके अध्यक्ष जो हैं उनके कार्यकाल में 1-1 साल का जो है इन्होंने वृद्धि की है। तो ये कार्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपने अधिकार क्षेत्र में है जो ये कार्य कर सकती है। तो देखिए रॉ की जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका ध्येय वाक्य है और ऑलवेज अलर्ट। ये एसएससी में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं ध्येय वाक्य के ऊपर, तो ये याद रख लीजिएगा। आईबी जो है उसके अंदर 1887 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका भी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसका है जागृत अहर्निश। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, इनको जो है भारत के 48 मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया है। सीजीआई पर क्वेश्चन आता है कि सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए सीजीआई को जो शपथ है वो प्रेसिडेंट दिलाता है, तो ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उनके द्वारा जो ऑथराइज व्यक्ति होता है वो उनको शपथ दिला सकता है। तो ये जो है इनके बारे में ज़्यादा इतना तो पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है और यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है, ठीक है। अपील के लिए अगर अंतिम कोई न्यायालय है तो वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। हमारे यहाँ पर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। आपने अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हो लक्ष्मीकांत की किताब से तो ये हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो आखिरी अंतिम अपील के लिए जो मुख्यालय होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में ही जो है अंतिम अपील की जा सकती है। भारतीय संघ में भाग 5 और जो इसका चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फ्रीडम, उसका अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन, उसके पावर्स और उसके जो प्रोसीजर्स हैं उनके संबंधित सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो संविधान में लिखी गई है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है यह तो धर्मस्थो जय है, यानी कि धर्म की सदा ही विजय होती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है 34, ठीक है। सीजीआई के सहित एक सीजीआई होता है प्लस 33 जजेस होते हैं। भारतीय गणराज्य में अब तक कुल 48 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। भारत के जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे, जो है एच.एस. कानिया जो थे वो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। और ये ठीक है, इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। फिर है अब देखिए पारसी समुदाय से सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख जो न्यायाधीश थे उनका नाम था सरोज होमी कपाड़िया। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है, वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक है। और फिर है सर्वोच्च न्यायालय में सबसे कम अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले थे कमल नारायण सिंह। और सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला वो कौन थी, इनका नाम याद रखेंगे फातिमा बीवी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश थे के.जी. बालाकृष्णन। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है तो उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। उन्होंने जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वी.वी. गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्ला ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है वो कार्य किया है। न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया और सब्यसाची मुखर्जी दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए जो है उनका निधन हो गया था। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इनमें जैसे फर्स्ट कुछ कोई बनता है तो वो जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा देखिए एक आरएस और आईएएस इनका जो एक पैटर्न है वो चेंज होता है। चेंज इस महीने में होता है जैसे वो नियुक्तियों पर अगर ध्यान देंगे तो ऐसी नियुक्ति होगी जो काफ़ी रेलेवेंट होगी। जैसे कि 2013 में अगर उन्होंने पूछा था कि राजस्थान इनोवेशन काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं तो वो काफ़ी अलग क्वेश्चन था और उस समय ही उनकी नियुक्ति हुई थी, क्योंकि मुझे याद है कि उस समय न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई थी और इसीलिए वो क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर पूछा गया था। उसके अलावा आप देखिए कि कभी भी आरपीएससी इस तरीके के जो जनरल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो नहीं पूछती है, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए तभी वो जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। अन्यथा जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं जैसे कि मान लो वो पूछ लेंगे एनएचआरसी की जो समिति होती है जो चेयरमैन को नियुक्त करती है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उस पर सवाल पूछ लेगी, ठीक है। यूपीएससी होता है वो भी यही कार्य करता है कि वो जो है टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा पूछता है बशर्ते कि आपने जो फैक्ट्स रटा है उसके बजाय, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ओके, और जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें तो क्या डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं कि यहाँ का डायरेक्टर जनरल कौन बना है, यहाँ का अध्यक्ष कौन बना है ये बताइए।
और यूपीएससी और आरपीएससी तभी पूछती हैं जब वो कोई चीज़ रेलेवेंट हो, ठीक है। फिर है सुशील चंद्र, इनको देश के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन जो है ये एक संवैधानिक बॉडी है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है बताता है, उसके पावर्स के बारे में, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो देश के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं, जैसे कि आपके स्टेट असेंबली के चुनाव, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव, उसके अलावा जो होता है आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, ये सारे चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है 2 चुनाव नहीं कराता है। कौन कौन से? एक तो पंचायतों के चुनाव जो अभी होने वाले हैं राजस्थान में, एक आपका जो होता है म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशंस होते हैं उनके चुनाव, ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब ये जो है ये एक IRS थे, भारतीय राजस्व सेवा से इनका चुनाव हुआ है। अब हम भारतीय चुनाव आयोग के बारे में यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 324(2) में वर्णित है कि निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की दशा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय ही था, ये भी हमें पता होना चाहिए। 1989 तक इसमें सिर्फ एक ही मेंबर हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर 1989 को एक अधिसूचना के द्वारा अब 2 और मेंबर्स भी जो होते हैं वो इसके साथ में होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि तीनों के पावर्स लगभग सेम है और जब डिसीजन होता है ये तीनों मिलकर के जो है वो लेते हैं। तो चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार जो है जो आपके सुशील चंद्र जो बने हैं, इससे पहले इनके जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन रहे हैं? राजीव कुमार रहे हैं। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और भारत के ऐसे चुनाव आयुक्त के बारे में बताइए जो काफ़ी पॉपुलर रहे हैं और हम जिस सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं वो वहीं से ही उनका नियुक्ति हुई थी। उनका नाम था TN शेषन। कुछ व्यक्ति जो है एकदम लेजेंडरी वर्क कर जाते हैं, इसीलिए जो है उनको याद रखा जाता है। तो उस समय जब स्वतंत्रता हमें मिली थी उस समय फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए एकदम कहते हैं ना दबंग जो ऑफिसर थे, उनमें TN शेषन का नाम जो है वो लिया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये था इलेक्शन कमीशन के बारे में। फिर हम देखते हैं सिडबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया। सिडबी का नाम आपको पता ही है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये हमारे लिए वैसे काम का नहीं है, लेकिन जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से याद रखें कि S रमन जो है उनको सिडबी के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो चयनित किया गया है। सिडबी के बारे में कुछ देखते हैं, 1 मिनट। तो देखिए सिडबी जो है वो कार्य क्या करता है कि जितने भी आपके सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं, MSMEs होती हैं, उनको वित्त पोषण का कार्य जो है ये संस्थान करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। अब मैं फिर से बताऊंगी कि सिडबी के बारे में या ऐसी जो संस्थाएं होती हैं जैसे MSMEs के बारे में पढ़ रहे हैं या सिडबी के बारे में पढ़ रहे हैं, नाबार्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर इनकी जो भी स्थापना वर्ष है वो आपको RPSC या UPSC में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपने जो अदर एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ आपके लिए काम का हो सकता है। तो अपने एग्जाम के हिसाब से आप फैक्ट्स को याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजम नाडा के जो है उनको नया महानिदेशक जो है वो बनाया गया है। तो हम नाडा के बारे में जान लेते हैं। नाडा का मतलब है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। अब नाडा और वाडा, एक होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एक होती है नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इनके बारे में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर जो खिलाड़ी होते हैं उनको इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ से पे जो सर्विलेंस करने के लिए ये बॉडीज़ जो हैं इनको बनाया जाता है, ठीक है। डोपिंग टेस्ट करवाने का कार्य इनका ही होता है, बस इसके अलावा कुछ काम का नहीं है। तो ये जो नाडा है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके नए निदेशक जो है वो किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव को जो है इसके नए निदेशक के रूप में जो है वो बनाया गया है। तो देखिए अटल इनोवेशन मिशन जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो हमारे देश के अंदर नवाचार और जो उद्यमशीलता यानी इनोवेशन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है अटल इनोवेशन मिशन जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। अब देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जितने भी IAS अधिकारी होते हैं या जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनको हम नौकरशाह बोलते हैं, उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए यानी कि उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसको हमें पता होना चाहिए। उस प्रोग्राम का नाम है मिशन कर्मयोगी। इसको लॉन्च किया गया था
ठीक है। इस मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन कर्मयोगी जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य यही था कि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी क्षमता में वृद्धि करना, उनका क्षमता निर्माण करना। ठीक है, कि आप जानते हैं कि देखिए एक IAS ऑफिसर होता है तो उसको भी आगे लगातार जैसे जैसे हमारे प्रशासन में कई कई चैलेंजेस आते जा रहे हैं उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार आप चुन करके चले गए तो आपका फिर उसके बाद में कोई भी ग्रोथ ना हो। उसकी बार बार क्षमता निर्माण, अलग अलग चीज़ों से उसको निपटने के लिए जो है उसको जो है ट्रेनिंग दी जाना ये काफ़ी आवश्यक है। तो इसके लिए जो है मिशन कर्मयोगी चलाया गया था सरकार के द्वारा। तो इसके जो भी है एक अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनको ये जो अध्यक्ष है इनका नाम है आदिल जैनुल भाई, और ये जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है उनके अध्यक्ष का पदभार भी जो है अभी इन्होंने ग्रहण किया है। और ये जो है मिशन कर्मयोगी जो है उसके तहत ये जो है कार्य करेगा। और अनुमोदित क्षमता निर्माण आयोग योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन तथा साझा संसाधन बनाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय और पर्यवेक्षण का कार्य जो है वो करेगा। तो ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर हम देख लेते हैं कि ये जो है देखिए मिशन कर्मयोगी को जो है पिछले साल सितंबर में स्वीकृति दी गई थी। कब दी गई थी वो छोड़िए, लेकिन मिशन कर्मयोगी है क्या ये हमें पता होना चाहिए। इसे क्षमता निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया है और ये सबसे बड़ा नौकरशाही सुधार पहल जो है उसको कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रेखा एम मेनन। ये जो है नेस्कॉम की नई चेयरपर्सन बनी है। तो ये जो नेस्कॉम है यानी कि एसेंचर इंडिया की चेयरपर्सन रेखा मेनन को 2021-22 के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो है 30 साल के इतिहास के अंदर पहली बार कोई महिला ऐसी बनी है जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया है। तो अब नेस्कॉम के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो देखिए नेस्कॉम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO उद्योग का वैश्विक गैर लाभकारी व्यापार संगठन है। ठीक है, जो BPOs होते हैं और जो ITs होती हैं उनका जो वैश्विक संगठन होता है तो वो जो है नेस्कॉम कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर और सेवाओं में व्यापार की सुविधा जो है वो प्रदान करता है और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में शोध प्रगति यानी रिसर्च को भी जो है ये प्रोत्साहित करता है। इस जो नेस्कॉम है इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के तहत जो वो किया गया था और इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो नियुक्ति है वो है नरेंद्र बत्रा की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो है इनको अभी जो है अध्यक्ष बनाया गया है। और उसके ऊपर जो है भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां मिली हैं उसमें पहला नाम है जगजीत पावड़िया का। इनको जो है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है उसका जो है अध्यक्ष जो है वो पुनर्निर्वाचित किया गया है। ये जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना के अंदर है और यहाँ पर ये सेलेक्ट होने वाली जो है पहली भारतीय महिला हैं। इस पद को संभालने वाली वे दूसरी भारतीय महिला हैं। ठीक है, और ये जो है हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अदर एग्जाम्स में आपसे हो सकता है कि ऐसी नियुक्तियाँ पूछ ली जाए कि भाई बैडमिंटन संघ BCCI या फिर जो आपका हॉकी संघ है इनके अध्यक्ष किसको जो है वो बनाया गया है। तो आप RS के हिसाब से अगर पढ़ना चाहें तो इनको भले आप स्किप कर सकते हैं, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर आप देखिए PR श्रीजेश जो है उनको जो है FIH एथलीट समिति के सदस्य के पद में जो है पुनर्निर्वाचित किया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो वर्ल्ड बैडमिंटन संघ, ठीक है, उसके जो है परिषद के सदस्य के रूप में इनका चयन किया गया है। और जो आपके CAG रहे हैं देश के महालेखा और नियंत्रक परीक्षक यानी CAG GC मुर्मू, उनको जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी कि रासायनिक हथियारों के समापन के संगठन के ने जो है बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में जो है इनका चयन किया है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस पद के लिए भारत का चुना जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है और भारत को 2 वर्ष के लिए एशिया के प्रतिनिधि के रूप में संगठन की कार्यकारी परिषद का सदस्य भी चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर हम देखते हैं फिर कुछ ऐसी इंटरनेशनल नियुक्तियां जो हो सकता है कि जो है आपसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए पहला हमने कल भी पढ़ा था इसको, लॉरेंस डेस्कॉर्स, इनको लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष जो है उसके रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, ये जो आपका संग्रहालय है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, म्यूजियम है। ठीक है, लॉवरे म्यूजियम जो है फ्रांस का है और इसमें पहली बार किसी महिला इतिहासकार को जो है इसका जो है अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। फिर हम देखते हैं
फिर इसके बाद में जो न्यूज़ है वो इतने काम की है नहीं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं टोटली। अब हम जो है नेक्स्ट, जो हमने अपॉइंटमेंट सारे पढ़ लिए हैं, अब जो है नेक्स्ट जो आएगा हमारा, एक तो ये जो पर्सन इन न्यूज़ रहे हैं, जैसे कि ये सुंदरलाल बहुगुणा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चिपकू मूवमेंट क्या था, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। आज का वीडियो जो है 30 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है और अदर न्यूज़ जो है वो कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है, जल्द से जल्द आप इस मैगजीन को खरीद लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।